पिछली बातचीत में हमने ये डिस्कस किया था कि प्लेटो ने अपनी फ़िलॉसफ़ी को डिफरेंट डायलॉग्स के फॉर्म में बताया। जैसे हमने देखा भी था पिछले वीडियो में कि उनकी एक फेमस किताब द रिपब्लिक में उन्होंने मल्टीपल डायलॉग्स यूज़ किए हैं कि नॉलेज वर्सेस ओपिनियन, या फिर एलिगोरी ऑफ केव, या फिर आइडियल सोसाइटी। तो अगर आपने पिछले वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, हम आगे पढ़ेंगे आज और आगे देखेंगे कि ये तो एक पार्ट था जिसके सब डिविजन्स पे हमने इतना देखा कि नॉलेज मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो परमानेंट हो, और परमानेंट है इसका मतलब रियलिटी वही है, क्योंकि जो चेंजेस होते रहते हैं वो हमारे अपने ओपिनियन होते हैं, हमारा नज़रिया होता है चीज़ों को लेकर। फिर बात की थी हमने एलिगोरी ऑफ केव को लेकर। एलिगोरी ऑफ केव का मतलब क्या होता है कि उसमें हमें बताया गया था कि जैसे गुफ़ा होती है ना, केव मतलब गुफ़ा, तो गुफ़ा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़े होते हैं। कड़े को आप ऐसे खूंटे के जैसे भी समझ सकते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, कि दीवार है गुफ़ा के अंदर और वहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे काटी दीवार में हम लोग हथौड़ी की मदद से डालते हैं ना, तो वैसे ही कुछ काटी नहीं है, काटी सर्कुलर शेप में है और वो दीवार में लगा हुआ है, उसको कड़े बोलते हैं। आप ऐसे हाथ में कड़ा पहनते हैं, चूड़ियों का आधा समझिए ना वैसा शेप, और वो दिमाग में लगा हुआ है, तो वो दीवार में ऐसे उसको हथौड़े से फिट किया गया है, तो वो दीवार में ही है। जब तक उसका निकालने नहीं जाएगा तब तक तो गुफ़ा के बाहर की दुनिया वो कभी देख ही नहीं पाएगा। तो इसी को वो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि जैसे हम ह्यूमंस की लाइफ है, हम सभी की लाइफ है, और हम एक एज अ कड़ा एक्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी दुनिया में किसी न किसी एक गुफ़ा में ऐसे कड़े के फॉर्म में गुफ़ा के अंदर फिट किए गए हैं। लेकिन हम कभी उस गुफ़ा से बाहर आते नहीं हैं, तो दुनिया की रोशनी और रियलिटी से रूबरू नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है कि हर किसी के लिए अपनी अपनी दुनिया अलग अलग है अपने अपने मन में, और हम उसी में जीकर खुश रहते हैं। हम कभी असल दुनिया को देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और असल दुनिया को देखेंगे तो आपको एक अलग ब्राइटनेस दिखेगी। बस उनका उतना ही कहना था। फिर आइडियल सोसाइटी का जो उन्होंने कहा था कि आइडियल सोसाइटी मतलब क्या, कि वहाँ पर 3 क्लासेस होंगी, यानी 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल होंगे। पहला कि जो राजा होंगे या फिर जो रानियाँ होंगी वो फ़िलासफ़र होने चाहिए, वो दार्शनिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दार्शनिक बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा उनका मानना था। फिर दूसरे लेवल पे आएंगे वॉरियर्स। अब कोई राज्य है, वहाँ पर राजा हैं, तो सैनिक भी चाहिए ऑब्वियसली सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो वॉरियर्स होंगे। सैनिक को उन्होंने वॉरियर्स बोला है। फिर थर्ड लास्ट में आते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स मतलब आप ये नहीं समझ जाइए कि फ़िल्म के प्रोड्यूसर होते हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। जैसे फिल्म भी एक कहानी होती है ना, वैसे ही हमारा जीवन भी तो एक कहानी है। तो इसके प्रोड्यूसर वो जो समाज के लिए काम करें। जैसे फिल्मों के प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं फिल्म बनाने के लिए, जो कि समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का एक इम्पैक्ट लेकर आती है। वैसे ही जब एक आइडियल स्टेट बनेगा कभी, या आइडियल सोसाइटी प्लाटो के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर भी प्रोड्यूसर्स होने चाहिए जो समाज के लिए काम करें। तो वो फिल्म नहीं होगी, वो एक्चुअल रियल लाइफ होगी, और जो समाज के लिए काम करेंगे उसको प्रोड्यूसर्स कहा जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये था उनका पहला डायलॉग, जो कि उन्होंने अब पब्लिश किया था अपनी किताब द रिपब्लिक के नाम पे, जिसका हमने इतना सब डिविजन्स देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा डायलॉग है उनका फैडो। फैडो का स्पेलिंग है PHAEDO। इसमें उन्होंने क्या कहा है, इस डायलॉग के ज़रिए लोगों तक क्या पहुंचाने की कोशिश की है, कि इस डायलॉग में उन्होंने सोक्रेट के अंतिम दिन की बात की है और उनके मृत्यु की बात की है, कि सोल इज़ इमोर्टल। मृत्यु के बाद भी जो हमारी आत्मा होती है वो कंटिन्यू जीती है, और फिलॉसफी का मकसद ये होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर आत्मा है ना, उसको हमारे डिज़ायर से फ्री करें। अब आप ये सुनकर डर मत जाइए, कंफ्यूज मत होइए। एज सिंपल एज दैट कि वो दुख में है, और सोक्रेट्स के स्टूडेंट हैं, तो उनके बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं कि उनकी आत्मा अमर है, सोल इज़ इमॉर्टल। कैसे अमर है? क्योंकि मृत्यु तो उनकी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उनकी आत्मा अपने अंदाज में ज़िंदगी जी रही होगी कहीं ना कहीं इस दुनिया में। और सोक्रेट्स भी एक फ़िलासफ़र थे, प्लेटो भी एक उनके स्टूडेंट है और फ़िलासफ़र है। तो उन्होंने फ़िलासफ़ी एज सब्जेक्ट को चुना है, और एक कोट किया है कि फ़िलासफ़ी का मकसद होता है कि इंसान के जो बॉडी है ना, इंसान है हम, तुम्हारे पास बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, लेकिन अगर आप फ़िलासफ़ी से कनेक्टेड हैं, उनके फ़िलासफ़ी से स्पेशली, तो आप जो ह्यूमन बॉडी के डिज़ायर्स होते हैं उससे अपने आप को फ्री कर सकते हैं। ऐसा उनका कहना था। एज सिंपल एज दैट।
फिर आगे नेक्स्ट डायलॉग क्या है, थर्ड, दैट इज़ सिम्पोजियम। सिम्पोजियम में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने प्यार की बातचीत की है। अब प्यार सुन के ही फेस पे क्या मुस्कुराहट आ जाती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इट्स अ प्योर इमोशन। बट उन्होंने प्यार को एक बहुत डिफरेंट वे में कंसिडर किया है कि प्यार का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को देखा और आपको उनके तरफ अट्रैक्शन हुई। इसका मतलब होता है कि जिनसे भी आपको प्यार हुआ है वो उनकी सोल से प्यार हुआ है। कहते हैं ना सीरत से प्यार होना, और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। आप लोग दोनों जब प्यार में हैं तो फिर दुनिया की रियलिटी को समझिए, सच्चाई को ढूंढिए, लाइफ की रियलिटी को ढूंढिए, ट्रुथ को ढूंढिए और इसी जर्नी में आगे एक साथ बढ़ते रहिए। ये उनका प्यार को लेकर मानना था। फोर्थ डायलॉग क्या आता है कि अपॉलॉजी। अब अपॉलॉजी का मतलब क्या होता है, माफ़ी मांगना, अगर इंग्लिश डिक्शनरी से देखा जाए। लेकिन यहाँ पर प्लेटो ने ये डायलॉग क्यों दिया है, अगेन ये सोक्रेट्स से रिलेटेड दिया है। उन्होंने कौन से 2 डायलॉग्स दिए हैं, एक तो सबसे सेकंड वाला हमारा, और फिर ये फीडो और ये अपॉलॉजी। बीच का सिम्पोजियम वो प्यार के बारे में था, उससे पहले उनके रिपब्लिक बुक में जो डायलॉग्स थे वो डिस्कस किया। अभी ये वाला कर लेते हैं, दैट इज़ अपॉलॉजी। इसमें उन्होंने सोक्रेट्स के बारे में बताया है कि जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि सोक्रेट्स को एथेंस के राजा ने मृत्यु की सज़ा दे दी थी। क्योंकि सोक्रेट्स क्या करते थे कि क्वेश्चनिंग करते थे। उनका ऐसा मानना था कि ज़िंदगी को जीना है तो परख कर जियो। कोई भी चीज़ अगर आपको कही जा रही है किसी के भी द्वारा तो उसको मानना नहीं है, उसको क्वेश्चनिंग करनी है और लाइफ के सच को समझना है कि अच्छा लाइफ ऐसी भी है, लाइफ कैसे जी जाती है, वो क्वेश्चंस पूछना। क्योंकि हम अक्सर क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं। और जब वो ऐसे प्रेरित कर रहे थे वहाँ के यूथ को, तो वहाँ के राजा को मे बी डर आ गया हो कि ये ऐसे मोटिवेट कर रहा है यूथ को, तो फिर मेरा राज कैसे चलेगा। फिर क्वेश्चन तो वो राजा से ही पूछेंगे कि आप क्यों रूल कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके पास कोई ऐसा सच लॉजिकल जवाब नहीं होगा। तो इसलिए एथेंस के राजा ने उनको सज़ा दे दी थी मृत्यु की। लेकिन जब उनको ये सज़ा सुनाई गई तब वह उदास तो थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं दुनिया में सब कुछ नहीं जानता हूँ, या इतना भी कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ज़िंदगी को जीने का एक तरीका पता है कि क्वेश्चनिंग करो, परखो जीवन को और तब जियो। तो राजा के सामने उन्होंने ये बात ज़रूर कही, लेकिन उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगा। उन्हें मृत्यु से बिल्कुल डर नहीं था। उन्हें सच्चाई के साथ जीवन जीना था, परख कर जीना था जीवन को। तो इसलिए उन्होंने, जैसे हमने डिस्कस भी किया था उनके उस वाले वीडियो में, कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी हेमलॉक नाम के जहर को पीकर। तो उनको मृत्यु से डर नहीं था। उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, ये मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितना ज्ञान है सब मुझे आता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन ज़िंदगी को परख कर जीना, क्वेश्चनिंग करके जीना, ये उनकी एक खासियत है और वो वैसे ही जिएंगे। उसके लिए उन्हें कोई दिल में खेद नहीं है। ये उनका लास्ट कहना था, ना कि बस ये सुनकर डर जाना कि अब तो मृत्युदंड मिल गया है तो ये सब बंद। नहीं, वो अपने एम पर डटे रहे थे कि क्वेश्चनिंग और ज़िंदगी को, सच को जानना, एज सिंपल एज दैट। फिर लास्ट डायलॉग क्या कहा है, लास्ट डायलॉग का नाम है मीनो। मीनो मतलब कि यहाँ पर एक बेसिकली क्वेश्चन है कि क्या नॉलेज जो हमने आगे बात की थी वो किसी को सिखाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉलेज हमारे सोल में पहले से होती है, हम बस उसको याद करते हैं।